गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 16 अगस्त के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। 16 अगस्त के करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आइए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। वहां से आप इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में नियुक्ति की गई है गोविंद मोहन की। देखिए, गोविंद मोहन के पहले इस पद पर अजय कुमार भल्ला थे। ओके, यूनियन होम सेक्रेटरी के पद पर। इनके स्थान पर गोविंद मोहन को अब नया पद दिया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी का। ठीक है ना। देखिए कौन है? तो 14 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1989 सिक्किम कैडर के एक आईएएस अधिकारी है गोविंद मोहन, ठीक है ना, इन्हें यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया है। किसके स्थान पर? अजय कुमार भल्ला के स्थान पर। अगस्त 2024 में ही, इसी साल, आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, टीवी सोमनाथन को राजीव गोबा के स्थान पर कैबिनेट सेक्रेटरी हाल ही में अपॉइंट किया गया। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए? तो ये हो गए टीवी सोमनाथन। और अब यूनियन होम सेक्रेटरी कौन हो गए? तो ये हो गए गोविंद मोहन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यूनियन होम सेक्रेटरी काम क्या करता है? तो देखिए, भारत में जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनका एक प्रशासनिक प्रमुख होता है होम सेक्रेटरी। ठीक है, होम मिनिस्टर को किसी भी मामले में सुझाव देने का काम होम सेक्रेटरी का होता है। होम मिनिस्ट्री के भीतर नीति और प्रशासनिक संबंधित सभी मामलों पर गृह मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में यह काम करता है। तो इस पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में गोविंद मोहन की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 78th इंडिपेंडेंस डे पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों मतलब सीएपीएफ के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 14 अगस्त को हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने देश के लिए एक संदेश दिया था 78th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, और इन्होंने हाल ही में देखिए 103 अवार्ड की घोषणा की है, 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, जो कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अनाउंस किए गए हैं। कितने? ऑल ओवर 103। ठीक है ना। ठीक है, तो 103 वीरता पुरस्कारों में 4 तो दिए जाएंगे कीर्ति चक्र, इसके अलावा 18 दिए जाएंगे शौर्य चक्र, और 63 सेना पदक दिए जाएंगे, 11 नौसेना पदक दिए जाएंगे, 6 वायु सेना पदक दिए जाएंगे, और एक अदर मेडल दिया जाएगा वीरता के क्षेत्र में। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो 103 वीरता पुरस्कारों की हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है। देखिए, आपको पता है शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन? अशोक चक्र। उसके नीचे आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये 3 वीरता पुरस्कार है जो कि शांति काल में दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अशोक चक्र, सेकंड कीर्ति चक्र और थर्ड है शौर्य चक्र। ठीक है, देखिए तो 4 कीर्ति चक्र दिए गए। ठीक है, सेकंड बड़ा वीरता पुरस्कार शांति काल में दिया जाने वाला। कीर्ति चक्र 4 लोग कौन कौन? कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार और पुलिस उपाध्यक्ष हिमायू मुजम्मिल भट्ट। तो ये 4 हो गए जिन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। कीर्ति चक्र की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। देखिए, इसे पहले अशोक चक्र कैटेगरी सेकंड के नाम से जाना जाता था। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलकर 1967 में इसका नाम बदला गया और इसे किया गया कीर्ति चक्र। शौर्य चक्र की बात करें तो शौर्य चक्र तीसरा सर्वोच्च सम्मान हो जाता है, वीरता सम्मान शांति काल में दिया जाने वाला। 1952 में इसकी भी शुरुआत की गई थी। पहले से अशोक चक्र कैटेगरी थर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चलकर 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया।
और सेना मेडल सेना में किसी भी रैंक के सदस्यों को कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके योगदान के लिए यह दिया जा सकता है। ओके, तो ऑल ओवर प्रेसिडेंट ने द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? 103। डन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपडेट आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस डे के लिए आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। तो आप किसी भी कोर्स को या पीडीएफ को इन दोनों ही एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा देखिए आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक आ चुका है क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर और रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको जीएस के सभी टॉपिक जो आपको यहां पर दिख रहे हैं उनके ऑलमोस्ट 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक आपको यहां पर दिया जा रहा है। इसकी भी प्राइस काफी नॉमिनल है, आप एक बार विजिट कीजिएगा रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट भी इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए, किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया? तो श्रेथा थाविसीन की बात करें तो ये पीएम के पद पर थे थाईलैंड में। 2023 में ये थाईलैंड के पीएम बने थे श्रेथा थाविसीन। अब इनको उल्लंघन के कारण, नैतिकता के उल्लंघन के कारण एक्चुअल में क्या हुआ कि कैबिनेट मेंबर की नियुक्ति में इन्होंने गड़बड़ी की है, जिस कारण इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है थाईलैंड में। आप यहां पर इमेज देख सकते हैं श्रेथा थाविसीन की, ठीक है ना। तो श्रेथा थाविसीन थाईलैंड के पीएम के पद पर थे, नैतिकता के उल्लंघन के आरोपों के कारण इनको पीएम के पद से हटा दिया है वहां की अदालत ने। ओके, दोषी पाए गए थे, उसके बाद हटा दिया गया। अब जब थाईलैंड में कोई पीएम नहीं है तो थाईलैंड में जो वहां की पार्लियामेंट है, वहां की जो कैबिनेट है, वो केयर टेकर के रूप में अभी देश को संचालित करेगी जब तक नया पीएम नहीं आ जाता, ठीक है। श्रेथा थाविसीन की हम बात करें तो थाईलैंड के 30वें पीएम नियुक्त किए गए थे 22 अगस्त 2023 में, लेकिन अब इनको पीएम के पद से हटा दिया गया। किस देश में? थाईलैंड में। 15 अगस्त को निम्नलिखित में से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त को इसरो की स्थापना की गई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो अगर हम इस साल को कंसीडर करें तो ये 55वां स्थापना दिवस है इसरो का, ठीक है। तो 55वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अगस्त को इसरो का। 15 अगस्त को इसरो की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 में। भारत की एक स्पेस एजेंसी है इसरो, पूरा नाम देखेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं। 1969 में स्थापना हुई थी, तो स्थापना दिवस कौन सा है? 55वां फाउंडेशन डे है इसरो का। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ वर्तमान में इसके हेड या अध्यक्ष के पद पर हैं। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन है तो हम थोड़ी सी इसरो की यहां पर जर्नी देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। देखिए इसरो की स्थापना का श्रेय दिया जाता है विक्रम साराभाई को। इनके प्रयासों से भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? विक्रम साराभाई, है ना। तो इनके प्रयासों से 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। पहला सैटेलाइट हमने इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में, लेकिन यह सोवियत संघ के सहयोग से मदद से लॉन्च किया गया था, जिसे नाम दिया गया आर्यभट्ट, पहला उपग्रह। आगे चलकर हमारा पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च था 1980 में, ठीक है ना। 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 लॉन्च किया गया था, जो कि रोहिणी उपग्रह को भारत के ऊपर कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया और सफल रहा। पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च था ये। उसके बाद 1990 के दशक में हमने PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल को विकसित किया। फिर चंद्रयान हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चंद्रयान 1 2008 में से लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, हालांकि यह असफल हो गया। फिर चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था 2019 में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया।
एक हमने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, मंगल में मंगल की कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए 2013 में 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था मंगलयान, ठीक है ना। मंगल पर पहुंचने वाला भारत वर्ल्ड का पहला देश बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी, 5वां देश बना था। एक बार मुझे डेटा कंफर्म नहीं हो रहा है, आप कमेंट में बता देना कि हम कौन से देश थे, शायद मैं भूल रहा हूं, तो आप इसे कमेंट में बता देना कि मंगल पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश था। आज आपके लिए क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा स्लिप हो रहा है इसलिए। चलिए, तो मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया था, ये याद रख लेना। चंद्रयान 3 की हम यहां पर बात करते हैं तो 2023 में हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और ये मंगल ग्रह की कक्षा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था या चंद्रमा पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। देखिए, लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 और चंद्रमा पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। आपको पता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत वर्ल्ड का पहला देश है, ठीक है। अब आपको ये एक और कमेंट में बताना कि 23 अगस्त को हम कौन सा डे अनाउंस किया गया था इस उपलब्धि के कारण। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक आप बता दीजिएगा मंगलयान, ठीक है ना, हम कौन सा देश है, मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाले कौन से देश है, पहला क्वेश्चन। और सेकेंड, 23 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो हमने यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक डे अनाउंस किया था, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रयान 3। आदित्य L1 2023 सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 2023 और गगनयान, यह भारत का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन होगा। 2025 तक इसको लॉन्च किए जाने की संभावना है, अभी इस पर काम चल रहा है गगनयान के नाम से। मानव युक्त, मानव रहित तो नहीं बोला ना मैंने, मानव युक्त मतलब मानव भेजे जाएंगे, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है ना, तो गगनयान मिशन के माध्यम से। तो 2 क्वेश्चन का आंसर यहां पर अब आपको कमेंट में देना है, भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है, ठीक है। तो वैश्विक स्वास्थ्य आपदा लगातार दूसरे वर्ष घोषित किया गया है WHO के द्वारा। एम पॉक्स या जिसे कहा जाता है मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स को नेशनल या फिर एक स्वास्थ्य आपदा, इसको ऐसा बोल सकते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य आपदा के रूप में घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अभी अफ्रीका में इसके काफी मामले देखने को मिले। देखिए, पूरी एक एक करके डिटेल पर चलेंगे। 15 अगस्त को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो उसके प्रमुख है डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस, इन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटर्स की सिफारिश के आधार पर एम पॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित किया है। यह बीमारी अफ्रीका में कांगो और उसके जो पड़ोसी देश है जैसे बुरुंडी, केनिया, रवांडा और युगांडा, इन देशों में काफी तबाही मचा रही। जैसे हम कोविड देख रहे हैं, वैसे कोविड जैसी तबाही यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन इसका जो वेरिएंट आप देखेंगे ना, तो एक चिकन पॉक्स होता है ना, उसके जैसा आपको मंकी पॉक्स देखने को मिलेगा। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी डेटा से पता चला है कि भैया 2024 में ही अभी तक 15,000 मामले देखने को मिले हैं एम पॉक्स के, और इनमें 537 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। इससे पहले 2022 में भी इसे वैश्विक आपदा घोषित किया गया था, इस बीमारी को, मंकी पॉक्स को, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी या क्राइसिस ये 2022 में भी घोषित किया जा चुका है। और अफ्रीका का जो अफ्रीकी या अफ्रीकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 13 अगस्त 2024 को ही हाल ही में इसे एक वैश्विक आपदा के रूप में रजिस्टर्ड किया है। किसने? ये अफ्रीकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया था 13 अगस्त को, और अब 15 अगस्त आते आते WHO ने भी इसे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित किया है। एम पॉक्स वायरस
संक्रामक रोग है, वायरस के कारण फैलता है। वायरस एमपॉक्स वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जनित फैमिली का ही एक सदस्य है। ठीक है, चेचक या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी यहां पर देखने को मिलती है। शरीर पर दाने उभरी आते हैं, चकते उभरी आते हैं, उस प्रकार का इसका वेरिएंट देखने को मिलता है। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स, अफ्रीका में काफी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से? बूची बाबू टूर्नामेंट की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका संबंध देखने को मिलता है हमको क्रिकेट से। बूची बाबू टूर्नामेंट किससे संबंधित है? क्रिकेट। हाल ही में तमिलनाडु में भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट बूची बाबू टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। ओके, 12 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है तमिलनाडु में। भारत के भी काफी नामी जो क्रिकेटर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बूची बाबू टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है 15 अगस्त से। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज किया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इस संस्था की बात करें तो देखिए, आपको पता है विनेश फोगाट भारतीय रेसलर है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल वाले इवेंट से पहले ही इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इनका जो वेट है वो 50 किलो से थोड़ा सा ज्यादा आया था। अब इसके लिए एक लड़ाई चल रही थी कि भैया इंडिया को सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल के लिए जब मैच हो रहा था तो भाई सिल्वर या गोल्ड इनमें से एक तो ये जीतने ही वाली थी, तो सिल्वर मेडल दिया जाए, ये कहना था भारत का। भारत की ओर से जो क्योंकि देखिए हमारी प्लेयर है, हमारी रेसलर है, तो हमको स्टैंड लेना पड़ता। तो ये मामला गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, लेकिन इन्होंने अब इस मामले को खारिज कर दिया है कि भैया विनेश फोगाट को कोई भी मेडल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ओलंपिक का नियम है। तो उस आधार पर इन्होंने निर्णय लिया है। यहां पर क्वेश्चन है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो आपको पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी, पूरा आपको सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो क्या है। तो विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलर थी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, लेकिन अयोग्य घोषित की जा चुकी थी। तो भैया इनके लिए पर्टिकुलर जो लड़ाई चल रही थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में, उसमें विनेश फोगाट का केस वकील हरीश साल्वे लड़ रहे थे, लेकिन अब इनके केस को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, खेल से संबंधित विवादों के निपटान के लिए यह काम करती है। 1984 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। हालांकि इसके कुछ अदर वर्क प्लेस भी देखने को मिलता है, जैसे न्यूयॉर्क में, सिडनी में, लेकिन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लुसाने। निम्न में से किसे अगस्त 2024 में ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया? देखिए, ईडी या प्रवर्तन निदेशालय आपने काफी नाम सुना होगा। कभी भी ईडी की रेट पड़ जाती है, बड़े बड़े नेताओं पे तो पड़ती रहती है ना? क्या ये पता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से इसे जाना जाता है, प्रवर्तन निदेशालय। आपको पता है ब्लैक मनी को वाइट करने से संबंधित ऐसे जो मामले होते हैं वो ईडी देखती है। तो इसके हाल ही में निदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। आंसर हो जाएगा आंसर बी, राहुल नवीन। ठीक है, आईआरएस ऑफिसर है राहुल नवीन, जो कि ईडी के नए डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट किए गए। इनके पहले संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के पद पर थे। अब कौन बने? आईआरएस ऑफिसर राहुल नवीन। इतना भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? राहुल नवीन को 2 साल के लिए इस पद पर अपॉइंट किया गया है, ईडी के निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। ईडी में आपको बता ही चुका हूं भाई संस्था क्या करती है ना? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ब्लैक मनी को वाइट करने वाले ऐसे जितने भी आर्थिक मामले हैं उनकी जांच करने के लिए ईडी जिम्मेदार है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। नील कुरुंजी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने
रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया है। नील कुरुंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इसको अगर हम देखें तो IUCN, इन्होंने रेड डेटा लिस्ट में नील कुरुंजी को शामिल किया है। एक फूल है, फूल का एक पौधा है और एक फूल है, नील कुरुंजी। इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं तो स्ट्रोबिलेंथेस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है। आंसर है, ठीक है ना। किसका साइंटिफिक नेम है? नील कुरुंजी का। दक्षिण पश्चिम भारत में केरल कर्नाटक के क्षेत्र में हमको नॉर्मली ये पेड़ देखने को मिलते हैं झाड़ियों की तरह। अगर आप ये इमेज देखेंगे, इन पर बहुत ही सुंदर नील कुरुंजी के फूल लगते हैं, नीले रंग के, ठीक है। तो नील कुरुंजी के फूल की एक और विशेषता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है भाई, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसे IUCN की सेंसिटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, संवेदनशील सूची में रखा गया है। 3 मीटर ऊंची एक स्थानीय झाड़ी है नील कुरुंजी, इस पर सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम भारत में, स्पेशली केरल की जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वहां पर ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। कुंती रिवर है इसीलिए इसके आसपास देखने को मिलता है, तो इसका नाम पड़ गया नील कुरुंजी। कुरिंजी, नील कुरिंजी। साइंटिफिक नेम हमसे पूछा गया है, तो साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलोंथेस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। स्ट्रोबिलोंथेस कुंथियाना, थोड़ा सा टफ है पर याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कहां मिलते हैं? दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम केरल क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने वायुसेना के किस लड़ाकू विमान से पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने देखिए एक लड़ाकू विमान है भारत का, सुखोई 30 मार्क 1, इससे हाल ही में पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया है। अगर हम इस बम की बात करें ना, पर्टिकुलर 1000 किलोग्राम वेट है भैया इस ग्लाइड बम का, गौरव का, लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हाल ही में जो भारत का डीआरडीओ है उसने ओडिशा के तट पर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, परीक्षण कहां पर हुआ ये भी याद रखिएगा, भारत के ओडिशा में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमसे यहां पर एयरक्राफ्ट पूछा गया था, तो ये सुखोई 30 मार्क 1 है। ओके, तो यहां पर हमने 16 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप एक एक फैक्ट आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं यहां पर लास्ट डे रिवीजन पर। 16 अगस्त 2024 का हम यहां पर सेशन में 15 अगस्त के जो करंट अफेयर थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है या मनाया? तो 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। इसके बाद 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कहां किया गया? महाराष्ट्र में। कहां किया जाएगा? महाराष्ट्र में। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था मिथिला चित्रकला को, चित्रकला के लिए गोदावरी दत्त, हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु। और तीसरा तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में। निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो ये हो जाते हैं मोर्ने मॉर्केल, ठीक है। ओके, सही है ना हमारा आंसर? हाँ। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तुर्की में खोजा गया है। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया? तो ये PR श्रीजेश हैं। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। निम्न में से किसके द्वारा जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो शुभारंभ किया है किरण रिजिजू ने। किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की है? तो इसे सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा विकसित किया गया। ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। आंसर हो गए, एमसीक्यूज देख लिया हमने, रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर।
सबसे पहला है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये जकार्ता में देखने को मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को हर साल। तो बिल्कुल सही आंसर आया है भैया सुमन शर्मा का। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी 1982 में, और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक मैंने आपसे यह भी पूछा था कि भैया गौतम गंभीर के पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे, तो ये थे राहुल द्रविड़। बिल्कुल सही आंसर है। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, चित्रकार वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इंपॉर्टेंट है, अभी एक को दिया भी गया है, इसलिए ध्यान रखना। 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बीच में पूछे हैं, है ना, तो उनको भी याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन को नोट कीजिए ध्यान से, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।